नमस्कार दोस्तों, कौटिल्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत है। देखो, हमने इससे जस्ट पहले हमने पढ़ा था प्रतिरोधक के बारे में, यानी कि रजिस्टर के बारे में। अब हम देखते हैं प्रतिरोध के नियम, लॉ ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस किसे कहते हैं? पहली बात हम देखते हैं रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध। रेजिस्टेंस, प्रतिरोध किसे कहते हैं? धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करने को प्रतिरोध कहते हैं। जैसे मान लो कि रेजिस्टेंस क्या कहलाता है कि करंट फ्लो में हमारे पास क्या करता है, रुकावट उत्पन्न करता है। यदि मान लो धारा प्रवाहित हो रही है, धारा 5 मिली एम्पियर की हमने भेज रहे हैं, लेकिन हमारे पास पूरी धारा पहुंच नहीं रही है। कारण क्या है? उसके रुकावट पैदा हुई, और उस रुकावट को क्या कहते हैं? प्रतिरोध। धारा के प्रवाह में रुकावट को हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। क्लियर है? अब देखो, अब आप गाड़ी सड़क पर गाड़ी चलाते हो तो आप देखो तो ब्रेकर आता है, ब्रेकर आता है तो आपकी गाड़ी की स्पीड में क्या आती है? रुकावट आती है। इस हिसाब से इसको याद रखिए कि इसका भी सिंबल आपके ब्रेकर की तरह ही है। यह प्रतिरोध का सिंबल है। ये जो प्रतिरोध का सिंबल है ये नियत मान का प्रतिरोध है। या मैं ये लगा दूं तो ये भी क्या है? ये प्रतिबाधा है। ये वास्तव में सिंबल किसका है? प्रतिबाधा का। लेकिन गुण किसको दर्शाता है? प्रतिरोध को, क्योंकि मात्र किसका भी क्या होता है? ओम ही होता है। ये प्रतिबाधा का सिंबल, ये प्रतिरोध का सिंबल है। ये जो दोनों ही मान है ये नियत मान के हैं। यदि मैं इस प्रकार कर दूंगा तो इसका मतलब ये कौन सा सिंबल हो जाएगा? परिवर्तित मान का। परिवर्तित मान का प्रतिरोध और ये परिवर्तित मान की प्रतिबाधा। ये परिवर्तित मान का प्रतिरोध है, ये परिवर्तित मान की प्रतिबाधा। तो ये हमारे पास प्रतिरोध है। प्रतिरोध किसे कहते हैं? धारा के प्रवाह में रुकावट पैदा करने को प्रतिरोध कहते हैं। धारा के प्रवाह में रुकावट को क्या कहते हैं? प्रतिरोध। अब प्रतिरोध किस किस पर निर्भर करता है, या प्रतिरोध के नियम क्या है, उनके बारे में हम देखते हैं। लॉ ऑफ रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध के नियम। प्रतिरोध के नियम। सबसे पहला जो प्रतिरोध होता है वो किसी तार की लंबाई के समानुपाती है। यानी कि तार की लंबाई बढ़ाओगे तो प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा। ये तार की लंबाई के क्या होता है? समानुपाती। दूसरा प्रतिरोध है वो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, देखो एक तो मैंने ये बनाया आपके पास तार। तार क्या करती है? क्या होती है? बेलनाकार होती है। दूसरा ये बना। अब ये तो इसकी क्या कहलाती है? लंबाई। लेकिन ये जो भाग इसका जो क्षेत्रफल है वो आपके पास क्या कहलाता है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया। और ये लेंगे, तार की लंबाई बढ़ाओगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, क्योंकि धारा को ज्यादा दूर तक जाना है और इसमें ज्यादा रुकावट पैदा होगी, तो इसलिए प्रतिरोध बढ़ेगा। लेकिन अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ेगा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो इसका मतलब धारा के गुजरने की जगह स्पेस क्या हो गया? ज्यादा हो गया। यहां आप ऐसे दूसरे भाषा में समझो कि इलेक्ट्रॉन को गमन करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को जानने के लिए उनको ज्यादा स्पेस मिला हुआ है। इलेक्ट्रॉन को जानने के लिए ज्यादा स्पेस मिला, उसके रुकावट कम आ रही है, और रुकावट कम आ रही है इसका मतलब प्रतिरोध क्या हो गया? कम। तीसरा होता है, ये होते हैं प्रतिरोधकता के समानुपाती, यानी कि पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो L के मतलब हमें एक तो तार की लंबाई पर निर्भर करता है, तार की लंबाई या चालक की लंबाई। दूसरा हम लिखेंगे अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। और इसके बारे में पूरे डिटेल पढ़ेंगे, अभी इतना ही लिख देते हैं, पदार्थ की प्रकृति पर। किस पर निर्भर करेगा? पदार्थ की प्रकृति पर। और चौथा जो प्रतिरोध है तापमान पर निर्भर करेगा। इसका मतलब है प्रतिरोध किसके निर्भर कर रहा है? एक तो तार की लंबाई पर, दूसरा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, तीसरा पदार्थ की प्रकृति पर, चौथा है तापमान पर। यदि तार की लंबाई को दुगुना किया जाता है, L को 2L करेंगे तो प्रतिरोध भी दुगुना हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखें, खींच कर नहीं। यदि प्रश्न आए कि तार को खींचकर दुगुना किया जाए, खींचकर दुगुना तार को करते हो तो तार की मोटाई कम होती है,
मोटाई कम होने के कारण अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम होता है, जिसके कारण तार को खींचकर यदि उसकी लंबाई को दुगुनी की जाए तो प्रतिरोध 4 गुना होगा, लंबाई तिगुनी की जाए तो प्रतिरोध 9 गुना होगा, लंबाई 4 गुनी की जाए तो प्रतिरोध 16 गुना होगा। कब? खींचकर। खींचने से एक तो तार की लंबाई बढ़ेगी, साथ के साथ उसकी मोटाई कम होगी, मोटाई कम होने के कारण अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम होगा, जिसके कारण वो प्रभाव आएगा। यदि मैं इस प्रतिरोध का संयुक्त प्रभाव देखता हूं तो R बराबर हमारे पास होता है रो इंटू एल बटा ए, यानी कि जो प्रतिरोध है ये हमारे पास पदार्थ की प्रकृति, तार की लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रम अनुपाती होता है, बाकी सबके क्या होता है? समानुपाती। जो प्रतिरोध है इसका मात्रक क्या है? देखो मात्रक ये ओम का कांस्टेंट था, इस कारण उसके समान में इसका मात्रक क्या रहता है? ओम। तो इसका मात्रक क्या कहलाता है भाई? ओम। ये प्रतिरोध है, ठीक है। तो प्रतिरोध इन 4 चीजों पर निर्भर करता है। अब हमारे पास आई 2 नई जानकारी, एक तो ये हमारे पास रो और दूसरा टी। अब इन दोनों पर निर्भर हम ध्यान से देखेंगे। पहली बात, एक जो सवाल आता है ना उसका ध्यान रखना, यदि तार की लंबाई को दुगुना किया जाता है तो प्रतिरोध दुगुना होता है, तिगुना किया जाता है तिगुना होता है, 4 गुना करने पर 4 गुना होता है। लेकिन तार को खींचकर दुगुना किया जाए, तार को खींचकर दुगुना किया जाए तो मोटाई क्या हो जाती है? कम, जिसके कारण जो प्रतिरोध है वो 4 गुना हो जाएगा। खींचकर यदि मान लो उसकी लंबाई 4 गुनी की जाए तो प्रतिरोध 16 गुना हो जाएगा। खींचकर तार की लंबाई को 5 गुनी किया जाए तो प्रतिरोध 25 गुना हो जाएगा। ये 2 अलग अलग गुण रहेंगे। क्लियर है? अब देखते हैं कि रो, यानी कि ये हमारे पास जो रो होता है वो विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। आर तो हमारे पास रेजिस्टेंस प्रतिरोध कहलाता है और रो हमारे पास कहलाता है विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध क्या कहलाता है इंग्लिश में? रेजिस्टिविटी। यानी कि धारा के परों में बाधा उत्पन्न करने को तो प्रतिरोध कहते हैं, तो फिर ये विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं? रेजिस्टिविटी किसे कहते हैं? रेजिस्टिविटी कहते हैं धारा के परों में बाधा उत्पन्न करने के गुण को रेजिस्टिविटी कहते हैं। धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करने के गुण को रेजिस्टिविटी कहते हैं, ठीक है। अब यदि मान लो बाधा उत्पन्न करने का गुण ज्यादा है तो रेजिस्टिविटी ज्यादा है, गुण कम है तो रेजिस्टिविटी क्या होती है? कम। अब देखो कि इसको जो डिनोट करते हैं वो डिनोट करते हैं रो से, RHO, रो। इसको क्या बोला जाता है? रो बोला जाता है। इसको डिनोट किसे करते हैं? रो से करते हैं। ये क्या होता है भाई? उत्पन्न करने का गुण होता है, वो हमारे पास क्या कहलाता है? विशिष्ट प्रतिरोध। अब देखो जिसमें चालकता ज्यादा होती है उसमें विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? कम। अब मैं आपको कहूं कि हम वाइंडिंग में सबसे ज्यादा तांबा काम में लेते हैं, तो क्यों लेते हैं? कारण क्या होता है? क्योंकि तांबे की प्रतिरोधकता क्या है? कम। क्योंकि लंबाई बढ़ाओगे तो तांबा हो, एल्यूमिनियम हो, चाहे स्टील हो, सबका प्रतिरोध तो बढ़ना ही है। लेकिन तांबे का खुद का क्या गुण है कि तांबे का प्रतिरोध कम होता है, एल्यूमिनियम का उसकी तुलना में प्रतिरोधकता ज्यादा है। यानी ये रेजिस्टिविटी का नेचर है, पदार्थ का गुण है। तो अलग अलग पदार्थ पर अलग अलग गुण आता है। चांदी की चालकता सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद तांबे की है, उसके बाद सोने की है। नोट कर लेना, सोना की ज्यादा सबसे ज्यादा नहीं है। आपकी कई किताबों में IIT लेवल वाले पे गलत लिखा हुआ है, कईयों पे लिख दिया। मैं पर्टिकुलर किसी बुक का नाम लेकर तो आपको बताऊंगा नहीं, केवल इतना सा बता दूं कि कुछ किसी किताब में लिख दिया था सोना की सबसे ज्यादा, और इवन इतना तक लिख दिया था कि 99% है, जो कि गलत है। सबसे ज्यादा चालकता चांदी की, उसके बाद तांबा की, उसके बाद सोना की और उसके बाद एल्यूमिनियम की। ये क्रम रहता है, ठीक है। यदि चालकता ज्यादा है तो प्रतिरोधकता क्या रहती है भाई? कम। तो हम तांबा इसीलिए काम लेते हैं कि तांबे की रेजिस्टिविटी क्या होती है? लो, और हम वैद्युतिक रूप से सबसे ज्यादा काम लेते हैं। अब आता है रो। आपने अभी ये देखा था R बराबर रो इंटू एल बटा ए, तो मैं आपको यहां से पता कर रहा हूं कि रो क्या होता है। रो बराबर हो जाएगा R इंटू ए बटा एल। अब देखते हैं इसके मात्रा के बारे में। मात्रा के बारे में देखते हैं तो आप ध्यान से देखो कि R का प्रतिरोध कितना होता है भाई? R का मात्रा क्या होता है? ओम। ए का मात्रा क्या होता है? मीटर स्क्वायर। और लंबाई का क्या होता है? मीटर। 1 मीटर से मीटर कैंसिल, तो इसका मात्रक क्या आ गया? ओम मीटर आ गया। तो इसका मात्रक होगा ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर। ये ध्यान रखना। जो विशिष्ट प्रतिरोध यानी रेजिस्टिविटी होती है उसका मात्रक होता है ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर। ये इसका मात्रक होगा। तो हमने देखा था प्रतिरोध,
प्रतिरोध के बाद में हमने देख लिया है विशिष्ट प्रतिरोध। अब हम नेक्स्ट भाग आगे देखते हैं इसका संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन, कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोधों का संयोजन। कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस सबसे पहला होता है श्रेणी क्रम। छोटा सा बात है श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में प्रतिरोध इस प्रकार लगाओगे, जैसे मान लो एक आपने लगे R1, दूसरा R2, तीसरा R3। एक R1 है, दूसरा R2 है, तीसरा R3। कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे इन सब प्रतिरोधों का क्या हो जाएगा? योग। फॉर एग्जाम्पल, एक मैं एग्जाम्पल लेता हूं कि यहां पर मैं लिखता हूं कि एक आपके पास जो प्रतिरोध है वो 2 ओम का है, दूसरा 3 ओम का है, तीसरा 4 ओम का। तो कुल प्रतिरोध कितना होगा? तो आप कहेंगे 2 + 3 + 4, 4 3 7 2 9, टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया? 9 ओम। जो कुल प्रतिरोध आया ये बड़े से बड़े प्रतिरोध से भी क्या है? ज्यादा। बड़ा से बड़ा प्रतिरोध कितना है? 4 ओम का, इससे भी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो ये हमारे पास कौन सा आ जाएगा? प्रतिरोधों के संयोजन में श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध का मान बड़े से बड़े प्रतिरोध से भी ज्यादा होता है, यानी कि प्रतिरोधों का मान जुड़ता है। दूसरा हम देखते हैं समांतर क्रम। श्रेणी में एक और बात देख लेते हैं कि श्रेणी क्रम दिया हुआ है। श्रेणी क्रम में यदि मान लो R मान के n प्रतिरोध लगाए जाए, R मान के n प्रतिरोध मतलब ये एक R लगा दिया, दूसरा R, तीसरा R। अब पूछे टोटल रेजिस्टेंस कितना है, तो आप कहेंगे R + R + R बराबर कितना हो गया? 3R। यदि मैं इसी प्रकार n रेजिस्टेंस लगाता तो R मान के n प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में, R मान के n प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में संयोजन किया जाता है तो कुल प्रतिरोध जो है वो आपके पास जो होगा NR होगा। कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा? NR। R मान के n प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है तो कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा? NR। ये हमारे पास श्रेणी क्रम संयोजन है। इसके जस्ट बाद में आता है हमारे पास समांतर क्रम संयोजन। आप जल्दी जल्दी नोट कर लो, और तुरंत नोट नहीं हो तो आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो और आप आराम से नोट कर लें। नेक्स्ट होता है समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन का मतलब ये हो गया जो प्रतिरोध है इन सब प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ना है, यानी कि इनका सबका अंतिम सिरा और प्रारंभिक सिरा एक ही बिंदु से जुड़ा होता है। ये R1 है, दूसरा R2 है, तीसरा R3। तो मैं पूछूं टोटल रेजिस्टेंस, तो 1/RT = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 यही होता है। लेकिन अब देखो यदि मैं 2 ही प्रतिरोध दूं तो आपको सीधी गणना के लिए काम आएगा। ये R1 है, ये R2 है, तो आप कहेंगे 1/RT = 1/R1 + 1/R2। R1 R2 का एलसीएम ले लो, एलसीएम लेकर सोल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा R1 × R2/R1 + R2। मैं ज्यादातर इसी को काम में लूंगा जब 2 प्रतिरोधों को गणना करूंगा, ताकि सीधी गणना हो जाए, समय की बचत हो जाएगी। यदि 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजन है तो कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा? R1 × R2/R1 + R2। यदि यही प्रतिरोध इस प्रकार R मान के n प्रतिरोध समांतर क्रम में लगाया जाता है, R R R, तो कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा भाई? R/n। तो प्रतिरोधों का मान घटता है। यदि मैं कहूं कि 12 ओम के 4 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगाया तो कुल प्रतिरोध का मान आएगा 12/4 बराबर 3 ओम। यदि 20 ओम के 2 प्रतिरोध, 20 ओम के प्रत्येक 20 ओम के 2 प्रतिरोधों को श्रेणी समांतर क्रम में लगाया, समांतर क्रम में लगाया तो कुल मान कितना आ जाएगा? 20/2 बराबर 10 ओम। यानी कि जो भी मान हमारे पास आएगा वो हमारे पास n हो रहा है। ठीक है। यदि मान लो आपको कह दिया जाए 100 ओम के 4 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ दिया, 100 100 100 100 4 जोड़ दिया, यदि श्रेणी में जोड़ते तो मान कितना होता है? 400।
लेकिन आपने जोड़ा कौन से क्रम में, समांतर में, तो बाई 4 करोगे और आप 100 में यदि 4 का भाग दोगे तो कितना आएगा 25, तो कुल प्रतिरोध का मान कितना आ जाएगा 25। ये श्रेणी क्रम और समांतर क्रम है। इसका मतलब ये हुआ था मैंने 100 के 4 जोड़े, रिजल्टेंट आया 25। जो हमारे पास रिजल्टेंट आएगा वो छोटे से छोटे प्रतिरोध से भी क्या आएगा, छोटा। जो सबसे छोटा होगा उस प्रतिरोध से भी क्या आएगा, छोटा। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एक क्वेश्चन समझाता हूं, वो परीक्षा में आया हुआ है। क्वेश्चन ये था कि आपके पास 3 प्रतिरोध है, एक 5 ओम, दूसरा 5 किलो ओम, तीसरा 5 मेगा ओम। तीनों को समांतर में जोड़ दिया, समांतर क्रम में, तो पूछा कुल प्रतिरोध का मान कितना है। पूछा क्या है, कुल प्रतिरोध। कुल प्रतिरोध यानी कि आपके पास क्या है, आर टोटल निकालना है आपको, ठीक है। ऑप्शन ए दिया था 4.9 ओम, ऑप्शन बी दिया था 4.9 किलो ओम, ऑप्शन सी दिया था 4.9 मेगा ओम एंड ऑप्शन डी दिया था 5.1 मेगा ओम। देखो यदि ये मेरे पास कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में। समांतर क्रम में जो प्रतिरोध का कुल मान आता है, इसको सोल्व नहीं करना था परीक्षा में, वहां पर सोल्व करने के लिए यही नहीं था, आपको तो एक लॉजिक बताना था। इसमें जो प्रतिरोध का कुल मान होगा वो छोटा से छोटा प्रतिरोध से भी क्या आएगा, छोटा। इनमें सबसे छोटा कौन सा है, 5 ओम का, तो 5 ओम से छोटा रिजल्टेंट आएगा। 5 ओम से छोटा ये है, ये 5 ओम से छोटा है नहीं, ये छोटा है नहीं और ये छोटा है नहीं, तीनों बड़ा है, तो आंसर आपका क्या आ जाए 4.9। तो इसको सोल्व करोगे तो 1/5000 आगे लिखोगे आप 5 मेगा यानी कि 5 × 10⁶ एलसीएम लोगे, सोल्व करोगे, रिजल्ट तो आएगा, लेकिन टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। इतना आपको टाइम लगाना नहीं है, सीधा सा सवाल सोल्व करना है। परीक्षा प्रश्न इस प्रकार के पूछे जाते हैं, आप ध्यान से नोट करते रहना, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हम अगले प्रश्न पे आते हैं। 5 किलो ओम, 5 मेगा ओम, ये हमने देखा था श्रेणी क्रम, समांतर क्रम। अगला होता है मिश्रित क्रम। मिश्रित क्रम, मिश्रित क्रम क्या होता है भाई, ये हमारे पास सीरीज, ये हमारे पास तीनों कौन सा क्रम में जोड़े, श्रेणी क्रम, और ये कौन सा क्रम में जोड़ दिया हमने, समांतर क्रम। ये अजत मिश्रित, ये आ गया ए, ये आ गया बी। यहां पर मैं मान दे देता हूं 8 ओम, ये दे देता हूं 6 ओम, ये 4 ओम और ये 10 ओम। जब मैं इसको सोल्व करने लगूंगा तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा भाई, इसके ये श्रेणी क्रम में तो तब होगा ना जब ये मान लो चल ये हमारे पास ब्रांच नहीं होती। जब ये ब्रांच है तो मैं दोनों श्रेणी क्रम में नहीं कह सकता। 6 और 10 समांतर में नहीं है क्योंकि 6 के साथ कनेक्शन में कौन सा आ गया 4। तो सबसे पहले आपके पास क्या सोल्व होगा, ये 6 और 4 कौन सा क्रम है, श्रेणी क्रम है। सोल्व करोगे तो आपके पास रिजल्टेंट कितना आ जाएगा भाई 10 ओम, क्योंकि 6 और 4 श्रेणी क्रम में तो जुड़ जाएंगे, ये आपके पास आ जाएगा 10 ओम। ऊपर आपके पास मान कितना दिया हुआ है 10 ओम, ये आ गया आपके पास आंसर। 6 और 4 को जुड़कर 10 आ गया। अब देखो, अब ये इनके साथ श्रेणी क्रम में तो बाद में होगा, पहले ये दोनों आपस में कौन सा क्रम है, समांतर क्रम है, पहले ये सोल्व होगा। जब 10 और 10 समांतर क्रम में रिजल्टेंट कितना आ जाएगा 5 ओम, ये हो जाएगा 5 ओम, ये क्या हो जाएगा 8 ओम। 5 और 8 ओम का रिजल्टेंट कितना आ जाएगा भाई, आर टोटल हमारे पास आ जाएगा 13 ओम। तो इस प्रकार प्रश्न को सोल्व किया जाता है। तो इजी सा नेचर होता है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपको मैं सवाल ये पूछूं, ये है हमारे पास 8 ओम, ये हमारे पास 4 ओम, ये ए दूसरा बी, आर ए बी का मान क्या है, ओके क्लियर, आर ए बी का मान क्या है। तो देखो कि 4 के हमारे पास जो ये है लाइन, ये इसको शॉर्ट सर्किट कर रही है। धारा का नेचर होता है कि शॉर्ट इंपीडेंस पाथ को फॉलो करना, यानी जिधर प्रतिरोध ज्यादा होगा उधर धारा क्या जाती है कम, और जिधर प्रतिरोध कम होता है वहां धारा क्या जाती है ज्यादा। इधर तो प्रतिरोध है ही नहीं तो अधिकतम धारा इसमें जाएगी, इसलिए 4 में कोई धारा नहीं जाएगी। लेकिन फिर भी आपको कम समझ में आए तो एक कारण देखते हैं, ये 4 ओम है तो ये कितना आएगा भाई रिजल्टेंट 0 ओम। तो ये दोनों कौन सा क्रम है, समांतर में। आर टी इक्वल टू क्या जाएगा 4 × 0/4 + 0 बराबर क्या जाएगा 0। कुल प्रतिरोध हो गया आपके पास 0, तो ये हमारे पास रह गया 0 ओम का, मतलब कुछ है ही नहीं, और ये कितना है 8। तो ए और बी के बीच में हमारे पास कितना ओम का आया 8 ओम, यानी कि शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो ये प्रतिरोध हमारे पास 0 हो जाता है। इस प्रतिरोध में से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। और इस प्रकार का नेचर आ जाए, यदि आपको ये दे दिया जाए प्रश्न,
ये आपके पास A, ये पास C, ये B, ये आपको दिया 8 ओम, ये 6 ओम, ये 3 ओम, ये 4 ओम। पूछा कुल प्रतिरोध RAB कितना है। पूछा क्या है, कुल प्रतिरोध यानी कि RAB के बारे में पूछा। RAB बताओ भाई, जल्दी से बताना है RAB। अब RAB हम बता रहे हैं तो ध्यान से देखो कि आपके पास ये 4 ओम, ये 6 ओम, ये 3 ओम, ये 8 ओम है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। अब इसमें सावधानी से ये देखना है कि RAB का मतलब A से प्रारंभ होकर कहां पर आएगा, B पर आना है। A से प्रारंभ होकर B पर आना था हमारे पास रास्ता, तो ये रहा मेरे इस ब्रांच। ये तो क्या हो गया, तार ओपन है, ओपन तार में धारा बहेगी नहीं, तो ये जो 4 ओम का प्रतिरोध ही हट जाएगा, क्योंकि इसमें तो धारा ही नहीं जा रही। जब करंट फ्लो इसके अंदर हो ही नहीं रही, क्योंकि हम जानते हैं कि ओपन सर्किट में धारा प्रवाहित नहीं करती, तो इधर धारा जाएगी नहीं। जब इधर धारा ही नहीं जाती, 4 ओम प्रतिरोध हमारे पास कैलकुलेशन आएगा नहीं। और बाकी तीनों प्रतिरोध कौन सा क्रम है, श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में तो मान क्या जाएगा, 8 + 6 + 3, 8 से 14 और 3 कितना होता है, 17 ओम। तो इसका जो रिजल्टेंट है वो कितना ओम आ जाएगा, 17 ओम। ये भी आपके पास इजी सा केस है, कहीं कोई तकलीफ नहीं होने वाली, सब आसान आसान क्वेश्चन होते हैं, टिपिकल कुछ नहीं है, इजी सा है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न आपको प्रश्न इस प्रकार पूछ लिया कि आपके पास प्रतिरोध है, समबाहु त्रिभुज में 10 ओम के जोड़े हुए हैं, तो ये कितना ओम करेगा, 10, ये कितना ओम करेगा, 10, और ये भी कितना रहेगा, 10। अब पूछा किन्हीं भी दो कोनों के बीच प्रतिरोध क्या था, किन्हीं भी दो कोनों, तो मैं ये कोने ले लेता हूं। एक कोना हमारे पास A हो गया, दूसरा कोना हो गया B, इन दो कोनों के बीच देता हूं। तो देखो इन दो कोनों के बीच लूंगा तो सबसे पहले ये समांतर में आएंगे, श्रेणी में आएंगे, तो हमारे पास नेचर है कि दोनों हमारे पास ये कौन सा क्रम है, श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम यदि ये 16 होंगे तो ये हमारे पास रहा 10 ओम, और ये 10 और 10 कौन से कितने हो जाएंगे भाई, हमारे पास 20 ओम। तो ये हमारे पास A, दूसरा क्या जाएगा B। तो ये तो दोनों श्रेणी क्रम में जुड़ गए, कितना हो गया, 20। अब 20 और 10 कौन सा क्रम है, हमारे पास समांतर क्रम है। तो रिजल्टेंट देखो RAB बराबर क्या हो जाता है हमारे पास, R1 × R2 अपॉन R1 + R2, क्योंकि हमारे पास कौन सा क्रम में लगा हुआ है, हमारे पास ये समांतर क्रम में। RAB R1 × R2 यानी कि आप क्या लिखोगे, 10 × 20 बटा 10 + 20, 10 × 20 कितना होता है, 200, 200 बटा कितना आ गया, 30, यानी कि आपके पास रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, 20 बटा 30, 20 बटा 3। तो इस प्रकार आपके पास जो परीक्षा प्रश्न आते हैं, आप प्रतिरोध के आप सिंपल तरीके से, सिंपल नेचर से सोल्व कर सकते हो, इनमें आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो प्रतिरोधक हमने देख लिया और प्रतिरोध के बारे में देख लिया। प्रतिरोध और प्रतिरोधक के बारे में पूरा ध्यान से देख लिया, और आप इनके क्वेश्चन नोट कर लेना, क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपसे इजी से बन जाएंगे। नहीं बनता है तो आप कोई भी डाउट्स पूछ सकते हैं, आप कमेंट में लिख दीजिए, हम उसके जवाब दे देंगे, किसी भी प्रकार का जो भी डाउट्स हैं। अब देखो कि हम नेक्स्ट वीडियो जो इसके बाद में हम लेके आएंगे, वो नेक्स्ट वीडियो लाएंगे किरचॉफ के नियम, ओम के नियम के, ताकि आप किरचॉफ का नियम देख लो, ओम का नियम देख लो। ये जो मैं अभी भाग पढ़ा रहा हूँ आपके दोनों में एक साथ काम आ रहा है, इलेक्शन में तो आ ही रहा है, साथ के साथ पार्ट ए के अंदर एक बेसिक इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है, उसमें भी आपका पूरा पूरा काम आ रहा है। तो कहीं दिक्कत नहीं है, आप ध्यान से आराम से पढ़ते जाइए, और हम अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।